Hello students, welcome back to my channel. I'm Swati. I'm a patent agent and I have a 5+ year of experience in this field. Right? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में. Why? Because बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं इंडियन पैटेंट एजेंट के एग्ज़ाम के लिए जिनकी ये क्वेरी है कि मैम प्लीज़ फोकस ऑन पेपर 2 बिकॉज पेपर 2 थोड़ा सा टफ लग रहा है. पेपर 1 उनके लिए इजी जा रहा है बट पेपर 2 में वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करें, क्वेश्चंस अगर आए तो हम कैसे लिखें. ये क्वेरीज बहुत लोगों की, तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर 2 पे फोकस किया जाए जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके. अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो. राइट, आप जाओगे यूट्यूब के नीचे मैसेज लिंक होता है, मैसेज में जाके आप टाइप कीजिए और वहाँ पे मुझे आपकी क्वेरी समझ, क्योंकि कुछ लिखोगे तभी मैं समझूँगी. राइट, चलिए पेपर 2 स्टार्ट करते हैं. आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है बहुत. मेरे को ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, आप ये चेक कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं. अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सेम अगर जो क्वेश्चन दिया है आपके वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए. आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसका आंसर हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. देखो पेपर 2 बेसिकली क्या होता है, वहाँ भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यू आर अ पैटेंट एजेंट और आपके पास कोई क्लाइंट ऐसी प्रॉब्लम लेके आया तो आप उसको कैसे एडवाइस दोगे. यही काम होता है ना एक पैटेंट एजेंट का. तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक इन्वेंटर है जिसका नाम है रोहित. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी इन्वेंटर हो, ठीक है, आप एक इन्वेंटर हो और आपने एक कोई चीज़ इन्वेंट की है. राइट, आपने इन्वेंट कर दिया और आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट आपको कॉन्फ्रेंस में बुला रही है, वहाँ पे आपको अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है. और वहाँ पे जब आप पेपर प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं. उसमें से कोई ऐसा जो क्या करता है, जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर देता है आपके इन्वेंशन पे, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट है, जो इन्वेंटर है, वो क्या करेगा, वो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेता है. जो प्रोफेशनल होते हैं एक पैटेंट एजेंट, और उनको ये बोला जाता है कि भाई आप प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए कि अब हम क्या करें. राइट, तो यहाँ पे जो एक पैटेंट एजेंट होता है इंडियन पैटेंट एजेंट में, जो भी एक पैटेंट एजेंट वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को एडवाइस देगा, आपको यहाँ पे वो आंसर्स लिखने होते हैं. कौन से फॉर्म फाइल करोगे आप, कौन से सेक्शंस अप्लाई होते हैं, कितनी फीस लगेगी, क्या होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको बताना होता है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए. जो मैंने आपको बताया जनरल की क्वेश्चन किया है, यहाँ पे सेम ऐसा ही एक केस डाला गया है कि रोहित द इन्वेंटर ऑफ अ लैकिंग मैकेनिज्म फॉर अ रेफ्रिजरेटर was invited by the Indian Institute of Science to present a paper in a conference. He presented the paper delineating the invention in the abstract. The industrialists who attended Rohit's presentation are now interested in commercial exploitation of the invention. Rohit has approached you for professional help in procuring patent protection for his invention. Advise him. देन आप कैसे एडवाइस करोगे. तो आंसर कैसे लिखना है ये देखिए. सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी कोई ऐसा आंसर लिखें, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ आपसे पेपर 2 में, तो आप फॉर्म्स, सेक्शंस, ये सब आपको डालना है, प्लस स्टेप बाय स्टेप आप आंसर को लिखोगे. जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी आंसर दिखाया कि डियर क्लाइंट, as you have already disclosed your invention in the conference, so according to section 31D, सेक्शन 31D यहाँ पे लागू होता है कि सेक्शन 31D क्या कहता है वो सुनिए. सेक्शन 31D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, सिंस यू आर द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर यू नीड टू फाइल द कंप्लीट एप्लीकेशन. सेक्शन 31D ये बोलता है कि अगर आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा अपने पेटेंट का. नॉट लेटर देन 12 मंथ, मतलब 12 महीने से ज़्यादा अगर हुआ, जिस दिन आपने कॉन्फ्रेंस में अपने पेपर को डिस्क्लोज किया उसके 12 महीने के अंदर आपको एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ता है. इसके बाद 12 महीने से एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, सो दैट योर इन्वेंशन डजंट स्टैंड एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ प्रायर पब्लिक डिस्प्ले. तो इससे क्या होगा, आपका इन्वेंशन एंटिसिपेटेड नहीं होगा. तो ये सेक्शन 31D कहता है. राइट, तो आपने क्लाइंट को ये चीज़ समझाओगे कि सेक्शन 31D में ये बात कही जाती है. तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपका क्या होगा, ये केस है वो एंटिसिपेटेड पेस में नहीं आएगा. तो ये हमने क्लाइंट को बताया. अब क्लाइंट पूछ रहा है कि क्या तरीका है, कैसे करें फाइल, वो आप समझाओ. तो आप कैसे बताओगे कि प्रोसीजर बताओगे उनको कि किस तरीके से हम फाइल करें.
तो आप एक एक करके स्टेप बताओगे। सबसे पहला आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है इंडिया में, राइट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक फॉर्म 1 है उसको आप फाइल करोगे, फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए फॉर्म 2 होता है, उसको आप फाइल करोगे। मेरे पास फॉर्म्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जो हमें बोलता है, राइट। तो आप इस तरीके से फॉर्म 1 फॉर्म 2 फाइल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी अंडरटेकिंग, जिसके लिए आपको फॉर्म 3 फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म 3 स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग होता है जो सेक्शन 8 हमें बोलता है, मीन इस केस के लिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन के लिए इन डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म 5 फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्शन 10 बताता है, राइट। तो ये आप करने के बाद क्या करोगे, अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A2 आपको एक अर्ली पब्लिकेशन का भी फाइल रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्म 9 होता है। उसके लिए एक फीस होती है, दैट फीस इज 2500 टू द कंट्रोलर फॉर अर्ली पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, राइट। और पेटेंट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपका पब्लिश होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग डेट। देन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 11B1 एंड रूल 24B1 यू नीड टू फाइल फॉर RFE। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ में नोट करना चाहूँगी, ये तो आप देख लोगे आंसर, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको सेक्शन फॉर्म रूल्स ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, जो आपको याद होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन बाय फाइलिंग फॉर्म 18 विद इन 48 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट और फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। तो आप ये करोगे। उसके बाद FER रिसीव होता है कंट्रोलर को, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रूल 24B4 के अकॉर्डिंग 12 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें करनी, क्योंकि सेक्शन 21 और रूल 24B ये कहता है अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड होता है आपके एप्लीकेशन से, अगर सारी पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन है सेक्शन 3 के अंदर, तो आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होता और आप इससे ठीक, मतलब आप निकल जाते हो बाहर। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, इंटरेस्टेड अगर कमर्शियल इन्वेंशन में होता भी है तो उसको आप बोलिए कि अगर होना है, आप चाहते हो, तो इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 अगर कर सकते हो, राइट, लाइसेंस सेल और आफ्टर सेल हिज इन्वेंशन आप कर सकते हो। अब चाहो कि अगर आप अपना इन्वेंशन सेल करना चाहो तो उसके लिए भी सेक्शन है, राइट। इन अकॉर्डिंग सेक्शन 69 एंड 92 application for registration of title of any person becoming entitled to share of patent shall be made on form 16। तो आप उनको बताओ कि आप फॉर्म 16 फिल करो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, और एक पेमेंट होती है 4000 की, वो दो। तो ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को समझाओगे। तो बेसिकली ये एक पेटेंट एजेंट समझाता है अपने क्लाइंट को। तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। तो पेपर 2 आपके लिए टफ नहीं है। पेपर 2 के लिए बेसिकली आपको सेक्शंस, फॉर्म, इवन पार्ट ए के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप सेक्शंस, फॉर्म्स, रूल्स लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं सामने से, क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि आप ये सारी चीज़ें जानते हो। क्योंकि एक पैटेंट एजेंट बनने जा रहे हो, अपने क्लाइंट को कैसे सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ें आपको नहीं आती, तो राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन और ये आंसर जो मैंने लिखा है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये आंसर्स किसी को चाहिए, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, अगर यहाँ पे आप लोगों ने नहीं लिख पाए हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं इसका लिंक आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।